तो बच्चों हमारा इसमें दूसरा होता है बेबी को नरिशमेंट देना, मतलब स्तन ग्रंथि न्यूट्रिशन ऑफ बेबी। ये स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला दूध शिशु के पूर्व पोषण का मुख्य जो स्तन ग्रंथियों से निकला हुआ दूध होता है बच्चों, वह शिशु के पूर्व पोषण का मुख्य स्रोत होता है बच्चों। यहाँ स्रोत होना चाहिए, मुख्य स्रोत होता है। यह जो होता है वह शिशु के पोषण का मुख्य स्रोत होता है। निकला हुआ दूध जो होता है शिशु को पोषण का मुख्य स्रोत होता है बच्चों, जो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। अब थर्ड इसका आता है इम्यूनिटी प्रदान करना बच्चों। माता के जो पीले गाढ़े दूध होता है, दूध जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है जो बच्चे को संक्रमण से बचाती है। अब यहाँ से आपका समाप्त होता है। ये जब अगर लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, दीर्घ में भी पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में उसको पढ़ाया था आपको। ध्यान रखिए। अब अगला इस पार्ट का इस वीडियो ये दूसरा पार्ट है बच्चों। इस पार्ट में आपको पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको कि अपरा के बारे में पढ़ना होगा कि अपरा क्या होती है, अपरा किसे कहते हैं, अपरा का क्या कार्य होता है। या ऐसे पूछा जा सकता है अपरा क्या होती है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे ऐसे बोल सकते हैं, इसकी 3 परिभाषा मैंने लिखी है, जो आपको सुटेबल लगे, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आप वो लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस संरचना द्वारा जुड़ा होता है उसे हम अपरा कहते हैं बच्चों। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि अपरा वह स्थायी भ्रूणी अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को जो अपरा होती है वह स्थायी भ्रूणी अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और माता के पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करती है। बीच होना चाहिए कि मध्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। ऐसी अस्थायी भ्रूणी अंग जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और माता के मध्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है, वह अपरा कहलाती है बच्चों। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अपरा भ्रूण की बाह्य झिल्ली अपरा जो होती है भ्रूण की बाह्य झिल्लियों और गर्भाशय की दीवार से मिलकर बनी एक संरचना होती है जो माँ और भ्रूण के बीच श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, हार्मोन स्रावण का कार्य करती है। अब इसके कार्य की बात आती है आपको कि इसका कार्य क्या होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा कि माता के रक्त से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज लवण को भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? अपरा, जो भ्रूण के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। कौन? ये रक्त, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज लवण। दूसरा कार्य होता है बच्चों रेस्पिरेशन का कार्य करती है। कौन? आपकी अपरा। बच्चों जो अपरा होती है, अपरा के द्वारा माता के रक्त से O2 बच्चे के भ्रूण में जाती है और भ्रूण से CO2 माता के रक्त में आती है। इसीलिए मतलब इसके द्वारा गैसीय आदान प्रदान या गैसीय विनिमय की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। अब अगला इसमें आता है आपका उत्सर्जन में मदद करती हैं। कौन? आपकी अपरा उत्सर्जन में भी मदद करती है बच्चों। अपरा भ्रूण को बनाए रखने एक्सक्रीशन इसे बोलेंगे, उत्सर्जन में भी मदद करती है बच्चों। अपरा भ्रूण द्वारा बनाए गए यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और जैसे अपशिष्ट पदार्थों जो कि बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है बच्चों, अगर वो उसी जगह वहीं पे पड़ा रहेगा तो बच्चे को हार्मफुल पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह पहुंचा सकता है, संक्रमण वगैरह। तो उसे माता के रक्त में भेजने का कार्य करती है अपरा। हार्मोन स्रावण का कार्य करती है बच्चों। जो अपरा होती है, अपरा द्वारा कई महत्वपूर्ण
हार्मोन बनाए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं बच्चों। पहला होता है एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यह गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है या बनाए रखता है बच्चों। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। यह गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है बच्चों। थर्ड पे आता है आपका एस्ट्रोजन, जो कि गर्भाशय और स्तन के विकास के लिए आवश्यक होता है, जो आपका गर्भाशय और स्तन का विकास कराने का कार्य करता है। फोर्थ पे आता है आपका HPL, जो कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलते हैं इसे। यह स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो ये बनाने का कार्य करती है। अब आपका आता है बच्चों पांचवा आता है रिलैक्सिन, जो कि प्रसव को आसान बनाने का कार्य करता है। और फिफ्थ पे आता है आपका कि माता प्रतिरक्षा देने का भी कार्य करती है। जो परा होती है वो प्रतिरक्षा देने का भी कार्य करती है बच्चों। माँ की इम्यून सिस्टम जो होती है, ये माता की रक्त में बनती है एंटीबॉडी IgA, जो कि भ्रूण तक पहुंचती है, अपरा के द्वारा भ्रूण तक पहुंचेगी। ये बनती कहाँ है? मदर के ब्लड में या मदर की बॉडी में बनेगी, जो कि भ्रूण अपरा के द्वारा थ्रू आउट अपरा के द्वारा पहुंचती है बच्चे के अंदर, ठीक है। इससे नवजात शिशु को प्रारंभिक रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। गो के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मिलती है बच्चों। छठवां बच्चों कार्य होता है इसका कि सुरक्षा प्रोटेक्शन का कार्य करती है ये प्लेसेंटा बच्चों। ये लघु में पूछा जाएगा, सिर्फ 3-4 लिखिएगा आप कार्य। मैंने 6 लिखा है, तो शायद आप 6 याद करेंगे 3 एग्ज़ाम में आपको याद होंगे। मैंने 2 लिखाया है तो ज़रूर नहीं 2 आपको याद ही हो जाएंगे एग्ज़ाम में, इतना प्रेशर रहता है उस कंडीशन में। तो ध्यान रखिएगा, जो ये प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है अपरा, तो यह माँ और भ्रूण के रक्त को सीधे मिलने से रोकती है बच्चों। यह प्लेसेंटल बैरियर का कार्य भी करती है बच्चों। और कुछ विषाणुओं, रोगाणुओं और विषैले पदार्थों से भ्रूण की रक्षा भी करती है। सभी रोगाणुओं और विषैले पदार्थों से रक्षा नहीं करती, कुछ ही। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कोलेस्ट्रम या खीस इसे भी बोलते हैं बच्चों। कोलेस्ट्रम या इसे खीस भी बोलते हैं बच्चों। खीस यह क्यों आवश्यक होता है बच्चों? बच्चों आप जानते हैं कि जो आपका ये होते हैं डॉक्टर होते हैं हमारे, जो गायनी के डॉक्टर होते हैं, फीमेल या फिर जो भी मेल और फीमेल जो भी गायनी के डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा इस बात को प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस देते हैं या सलाह देते हैं माताओं को या जो भी उनके साथ हैं, हस्बैंड को या फिर रिलेटिव को, कि हमेशा जो माता का पहला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे को पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? उसका रीज़न ये होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबॉडी, विटामिन्स, मिनरल्स और ग्रोथ फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, जो कि बच्चे को की वृद्धि, विकास, प्रतिरक्षा और रोगाणुओं से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसको पिलाना मतलब कि 3-4 दिनों तक माँ का वो जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो पिलाते हैं। कई माताएं ऐसी होती हैं, उन्हें लगता है कि वो दूध जो होता है वो ख़राब दूध होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, इसलिए उसे पिलाना बहुत आवश्यक होता है, बहुत पिलाना ज़रूरी होता है। बच्चों को पिलाना चाहिए माताओं को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप लोग बड़े होंगे, आपकी मैरिज होगी, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। और अपने आसपास जब भी हो कोई बेबी का बर्थ हो, तो वहाँ की माताओं बहनों से ये इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ज़रूर कहिएगा, जो माता का पहला पीला गाढ़ा दूध हो उसे ज़रूर पिलाएं, ठीक है। क्यों पिलाएंगे ये भी बताइएगा, कि वो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, जो बच्चे को भविष्य में रोगाणुओं से मुक्त रखेगा। वो ये एक तरीके की प्राकृतिक वैक्सीन की तरह कार्य करती है कोलेस्ट्रम जो होती है। अब हमारा बात आता है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। ये ऐसे पूछा जाएगा, खीस किसे कहते हैं या खीस से आप क्या समझते हैं?
प्रथम स्तन्य से आप क्या समझते हैं या कोलेस्ट्रम से आप क्या समझते हैं बच्चों? यह क्यों आवश्यक है, इसे क्यों पिलाना चाहिए? या ऐसे पूछा जा सकता है कि शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दूध को मुक्त कराता है? तो बच्चों कोलेस्ट्रम जो होता है ये, चूँकि ये एक तरीके से मिल्क सिक्रेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है, दूध को मुक्त कराने वाला हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बताते हैं कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम वह पहला वो दूध होता है बच्चों जो माता की स्तन ग्रंथियों से के जो माता के स्तन ग्रंथियों के जन्म के पश्चात जो माता के स्तन ग्रंथियों से शिशु के जन्म के पश्चात 2 से 3 दिनों में निकलता है। यह माता का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है बच्चों जो शिशु के जन्म के पश्चात 2 से 3 दिनों के दौरान निकलता है बच्चों। इसे पहला टीका या फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि यह इसमें रोगों से लड़ने के बाद लोगों से रक्षा करने वाले बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, दोनों में से आप कोई एक परिभाषा लिखिएगा बच्चों अपने एग्जाम में। कोलेस्ट्रम वह पहला पीला गाढ़ा दूध होता है बच्चों, पहला पीला गाढ़ा दूध होता है बच्चों जो प्रसव के बाद स्तन से निकलता है। इसमें एंटीबॉडी तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो नवजात शिशु को रोगों से बचाता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि दूध को मुक्त कौन कराता है बच्चों, इस मिल्क को निकालने का कार्य कौन करता है? तो बच्चों हमारे ब्रेन में पाई जाती है क्या? पीयूष ग्रंथि। तो बच्चे के जन्म के पश्चात पीयूष ग्रंथि मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग पोस्टीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है जो स्तन को दूध स्रावित करने के लिए संवेदित करता है। स्तन को दूध श्रावण करने के लिए संवेदित करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है कौन? मिल्क को निकालने के लिए, और माता के पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग पोस्टीरियर लोब से निकलता है आपका निकलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दूध को इजेक्ट कराने का कार्य करता है। संवेदित करेगा प्रोलैक्टिन, रिलीज कराएगा कौन? ऑक्सीटोसिन। अब बात आती है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, कोलेस्ट्रम पहला या पहली बार जो पीला गाढ़ा दूध होता है बच्चों, गाढ़ा लिख दिया है मैंने, इसे गाढ़ा बोलना चाहिए, लिखना चाहिए था। गाढ़ा दूध होता है उसे प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रम भी कहते हैं बच्चों। यह क्यों आवश्यक होता है बच्चों? तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम की बात करें तो यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। नवजात शिशु को की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है बच्चों। कोलेस्ट्रम नवजात शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति मिलती है। कोलेस्ट्रम द्वारा शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति मिलती है बच्चों। पाचन तंत्र के विकास के लिए यह आवश्यक होता है बच्चों। कोलेस्ट्रम जो होता है बच्चों, कोलेस्ट्रम जो होता है बच्चों आंतों पर जो होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है आंतों की परतों को मजबूत बनाता है और दस्त जैसे संक्रमण से बचाता है। दस्त संक्रमण से बचाता है और आंतों पर मजबूत परत बनाता है कोलेस्ट्रम। क्योंकि इम्यून से उसका डाइजेशन इतना वीक होता है बच्चे का ना, अगर मिल्क आपका नॉर्मल मिल्क पिला देंगे तो हो सकता है उससे दस्त भी हो जाए। और इतना वीक डाइजेशन सिस्टम के लिए कोलेस्ट्रम में बच्चों ऐसा कुछ होता नहीं जिसमें कि बच्चे को प्रॉब्लम करे। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए उपयुक्त होता है उस अवस्था में। वीक इम्यून सिस्टम, वीक डाइजेशन सिस्टम सबके लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। इसमें
वृद्धि और विकास के कारक होते हैं बच्चों। वृद्धि और विकास के लिए होता है, इसलिए यह आवश्यक है पिलाना बच्चों को। कोलेस्ट्रम शिशु को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे शिशु के मस्तिष्क और शरीर का विकास होता है बच्चों। मोनोक्रोनियल कोलेस्ट्रम मोनोक्रोनियल मतलब प्रथम मल को निकालने व आंतों की सफाई करने का कार्य करता है बच्चों। पांचवा इसलिए यह आवश्यक होता है, यह चूँकि पहली बार कुछ उसके पेट में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको निकालने भी तो ज़रूरी है, तो उसे निकालने का भी कार्य करता है, निकालने में मदद करेगा या निकालने का भी कार्य करता है कोलेस्ट्रम आपका। अब पाँचवा पार्ट आता है, पाँचवा इसका आएगा एलर्जी और अस्थमा की संक्रमण से बचाने का कार्य करता है बच्चों। जो ये होता है कोलेस्ट्रम होता है वह एलर्जी, अस्थमा और संक्रमण से की संभावना को कम कर देता है। मतलब एलर्जी, अस्थमा और संक्रमण की संभावनाओं को कम करता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के घटकों की बात करें बच्चों, तो कोलेस्ट्रम सामान्य दूध से अलग होता है बच्चों। इसमें भी विशेष प्रकार का दूध होता है बच्चों, जो कि 2 से 3 दिनों या 4 दिनों के मध्य निकलता है, शिशु के जन्म के पश्चात 2 से 4 दिनों के मध्य। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं बच्चों, जैसे प्रोटीन पाया जाता है। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जो शिशु के वृद्धि, विकास और प्रतिरक्षा के लिए अति आवश्यक होता है बच्चों। दूसरा, इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें ए, डी, ई और के विटामिन्स पाई जाती हैं, जो शिशु की आँखों, त्वचा व प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होती है बच्चों। मिनरल्स, खनिज लवण की बात करें तो इसमें खनिज लवण कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मिनरल्स इसमें कोलेस्ट्रम में जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे खनिज लवण पाए जाते हैं, जो शिशु की हड्डियों और शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। फोर्थ फिर इसमें आता है बच्चों लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम। ये दोनों बच्चों कोलेस्ट्रम में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल पदार्थ होते हैं, जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। पांचवें पर इसमें आता है बच्चों कि कम वसा और कम शर्करा, लो फैट और लो लैक्टोज इसमें पाया जाता है। कोलेस्ट्रम में सामान्य दूध की तुलना में कम वसा और कम लैक्टोज पाई जाती है बच्चों। 6 इसमें पाया जाता है ग्रोथ फैक्टर। कोलेस्ट्रम में ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं, जो शिशु के वृद्धि, विकास व के लिए आवश्यक होता है बच्चों। 7th पे आएगा, इसमें वाइट ब्लड सेल्स, कार्ब सेल्स, WBC पाई जाती हैं, जो कोलेस्ट्रम में WBC पाई जाती हैं कोलेस्ट्रम में वाइट WBC पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रम में रोगों, जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ने वाली WBC पाई जाती हैं, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रम में WBC पाई जाती हैं, जो शिशु को या जो बच्चे को जीवाणु, विषाणु से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। WBC पाई जाती है, जो शिशु को जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त रखने का कार्य करती है बच्चों। इसमें एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इसे। तो इनमें मुख्य रूप से IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, जो शिशु को रोगों से सुरक्षा प्रदान कराती है। कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है शिशु को। कोलेस्ट्रम में बच्चों सिर्फ यही नहीं पाई जाती, कोलेस्ट्रम में IgA, IgG, IgM, IgD एंटीबॉडी पाई जाती है बच्चों। IgA एंटीबॉडी की बात करें बच्चों, तो यह एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन A होती है, जो कोलेस्ट्रम में मुख्य रूप से सिक्रेटरी एंटीबॉडी पाई जाती है, जो नवजात शिशु को श्वसन तंत्र, आंतों और संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। कौन? IgA एंटीबॉडी।
अब बात आती है बच्चों कि आईजीएम एंटीबॉडी शुरुआती आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है यह इम्यूनोग्लोबुलिन एम, यह एंटीबॉडी संक्रमण के शुरुआती चरण में बनने वाली एंटीबॉडी होती है। यह बैक्टीरिया को तेजी से नष्ट करती है। यह शिशु को प्रारंभिक प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। आईजीजी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यह सामान्य रूप से यह सबसे सामान्य एंटीबॉडी होती है। यह सबसे शरीर में सबसे सामान्य एंटीबॉडी होती है बच्चों आईजीजी, जो और यह शिशु माता से शिशु में आती है। मतलब यह जो होती है ये वायरस बैक्टीरिया को पहचान कर नष्ट करती है और यह लंबे समय तक शिशु को रोगों से मुक्त रखती है। क्या होता है बच्चों, गर्भावस्था के दौरान आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा से बच्चे में पहुंचती है। मतलब जो आईजीजी एंटीबॉडी हो वो माता की बॉडी में या माता के ब्लड में बनती है और माता का इम्यून या फिर ऐसे बोल सकते हैं माता के इम्यून सिस्टम में बनती है और गर्भावस्था के समय अपरा द्वारा बच्चे तक पहुंचती है। तो ये बच्चे के अंदर नहीं बनती, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल में पाई जाएगी और माता के गर्भ में भी माता के इम्यून सिस्टम द्वारा भी आती है। किसमें, अपरा के द्वारा बच्चे में, भ्रूण में। अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों कि मादा जनन सहायक ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। बच्चों फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड की हम बात करें तो फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड में वे मादा सहायक ग्रंथियाँ जो होती हैं, सहायक ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो जनन अंगों के कार्यों को करने में सहायता प्रदान करती हैं। बच्चों ऐसी ग्रंथियाँ जो जनन अंग को कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। बच्चों ये जननांगों को या जनन तंत्र को नम बनाए रखने में मदद करती हैं या नम बनाए रखने का कार्य करती हैं और जननांगों को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। वह संभोग क्रिया को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती हैं। इनका कार्य होता है बच्चों कि जननांगों को नम बनाए रखना, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना और संभोग क्रिया को सुविधाजनक बनाना या संभोग में सुविधा प्रदान करना। फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड जो होती है बच्चों ये तीन होती है बच्चों, जो होती दो है। ये एडिशनल मेमोरी ग्लैंड होती है बच्चों जो डायरेक्टली तो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती बट इनडायरेक्टली यह रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इनडायरेक्टली इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे को पैदा होने के बाद उसके डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्ची पहले होती है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बर्थोलाइन ग्लैंड, बच्चों पहली होती है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं इसे या फिर बर्थोलाइन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि दो ग्रंथियां होती है या एक पेयर पाई जाती है या एक जोड़ी पाई जाती है। दूसरी होती है स्किन ग्लैंड्स या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि एक पेयर होती है या दो ग्रंथियां पाई जाती है। तीसरी होती है इसमें मेमोरी ग्लैंड, जो कि आपकी वक्षस्थल पर पाई जाती है बच्चों, जो कि दो संख्या में दो पाई जाती है या फिर एक जोड़ी पाई जाती है। अब बात आती है कि ये आपकी जो बर्थोलाइन ग्लैंड होती है या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है उसका कार्य क्या होता है या फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह एक जोड़ी या दो पाई जाती है। इसकी लोकेशन की बात करें, संख्या की बात मतलब कि स्थान कहाँ पाई जाती है, तो यह योनि द्वार मतलब वेजाइनल ओपनिंग के दोनों ओर स्थित होती है। यह ग्रंथि वाल्वा के पिछले भाग पर पाई जाती है। बच्चों संरचना की बात करूँ, यह ग्रंथि नलिकी ग्रंथि होती है या ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड बोलते हैं इसको, ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड भी होती है। यह ग्रंथि ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड या नलिकी ग्रंथियाँ होती हैं। इनकी नलिकाएं योनि द्वार में खुलती हैं। किनकी? बर्थोलाइन ग्लैंड की नलिकाएं जो होती हैं जो योनि द्वार में खुलती हैं,
जो योनि द्वार में खुलती हैं। ग्रंथि जो होती है, ग्रंथि की कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावण करती हैं। श्लेष्म मतलब बच्चों रंगहीन, म्यूकस मतलब रंगहीन चिपचिपा द्रव। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? योनि मार्ग को नम बनाए रखना। ये म्यूकस जो होता है, सॉरी बच्चों, इसका कार्य होता है बर्थोलाइन ग्लैंड का कि योनि द्वार को नम बनाए रखना। बर्थोलाइन ग्लैंड श्लेष्मा का स्रावण करके जो सॉरी बच्चों, जो बर्थोलाइन ग्लैंड होती है वो श्लेष्मा का स्रावण करती है और वो श्लेष्मा योनि द्वार को नम व चिकना बनाए रखता है या लुब्रिकेट बनाए रखता है या लुब्रिकेशन का करने का कार्य करती है। दूसरा होता है संभोग क्रिया को सुगम बनाए रखना। म्यूकस जो होता है बच्चों, म्यूकस घर्षण को कम करता है। यह म्यूकस घर्षण को कम करता है जिससे संभोग के समय दर्द व चोट नहीं लगती है। अब बच्चे थर्ड आता है बच्चा कि संक्रमण से सुरक्षा। श्लेष्मा बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं से लड़ने में रोगाणुओं को रोकने में मदद करता है बच्चों। फोर्थ पे आता है कि त्वचा की सुरक्षा करता है। यह श्लेष्मा योनि द्वार की त्वचा को सूखने व फटने से बचाता है। यह जो होता आपका वो होता है म्यूकस होता है, यह श्लेष्मा जो होता है वह योनि द्वार की त्वचा को सूखने व फटने से बचाता है बच्चों। दूसरी आपकी आती है स्किन ग्लैंड्स या स्किन ग्लैंड्स, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। इसे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या कभी कभी इन्हें फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। तो यह भी एक जोड़ी या दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बच्चों ये ग्रंथियां एक जोड़ी या संख्या में दो पाई जाती हैं बच्चों। तो इनके स्थान की बात करें बच्चों तो ये यूरेथ्रा के पास स्थित होती हैं बच्चों। ये मूत्र मार्ग के दोनों ओर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो स्थित होती हैं। ये मूत्र मार्ग के दोनों ओर छोटी छोटी ग्रंथियां स्थित होती हैं बच्चों। संरचना की बात करें तो ये भी नलिकीय ग्रंथि होती है बच्चों। यह ग्रंथियां नलिकीय ग्रंथियां होती हैं। इनकी नलिकाएं मूत्र मार्ग में खुलती हैं बच्चों। ये ग्रंथियां एक हल्का तरल पदार्थ या फ्लूइड का स्रावण करती हैं जो जीवाणुरोधी मतलब बैक्टीरियल भी हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है या हो सकता है बच्चों। इसके कार्य की बात करें बच्चों तो इनका कार्य होता है मूत्र मार्ग को नम बनाए रखना। यह फ्लूइड जो होता है, ये जो फ्लूइड का स्रावण करती हैं, यह मूत्र मार्ग के आंतरिक भाग को चिकना व नम बनाए रखता है बच्चों। दूसरा होता है संक्रमण से बचाता है। यह फ्लूइड जो होता है वो बैक्टीरिया को रोककर मूत्र मार्ग को संक्रमण से बचाता है। तीसरा होता है जनन तंत्र को स्वस्थ रखना। तो योनि और मूत्र मार्ग के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। तीसरी आती है बच्चों, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगी यहीं पे। ये दूसरा पार्ट था आपका। तो हालांकि जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं या मेमरी ग्लैंड होती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग नहीं लेती या जनन मार्ग में नहीं होती हैं लेकिन इन्हें भी मादा सहायक जनन ग्रंथियाँ कहते हैं या मादक सहायक ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ये एक जोड़ी या संख्या में दो वक्षों पर पाई जाती हैं बच्चों। इनका कार्य होता है दुग्ध का निर्माण व श्रावण करना और दुग्ध को शिशु को पोषण प्रदान करने का कार्य करना बच्चों, और मातृत्व के कार्य में सहायता प्रदान करना। मातृत्व के कार्य में सहायता प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। तो जैसा कि मैं आपको वो भी करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट्स, जो भी हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं करा ही रहा हूँ। तो उनको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और पेपर आपका बहुत नज़दीक आ रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी को तेज करिए। तो आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।